अपने यहाँ पर क्या है, कंट्री के अंदर अपन को राइट टू फ्रीडम दी हुई है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। तो आज हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बाकी जो राइट्स अपने बच गए थे। देखो, हर इंसान के पास में ये अधिकार है कि वो अपनी पसंद का रिलीजन है ना उसको फॉलो कर सके। और ये जो राइट है ये डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है। कैसे है? देखो, पुराने ज़माने में क्या होता था, जो रूलर्स या एम्परर्स होते थे वो ये वाली जो फ्रीडम है वो नहीं देते थे उन लोगों को। पर्सन फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, जो राजा का या जो स्टेट का जो रिलीजन है उसके अलावा जो लोग जो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे ना, उनको या तो मार दिया जाता था या उनको फोर्सफुली दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता था या उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, जैसे जजिया। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है औरंगज़ेब का। तो औरंगज़ेब जो हमारे राजा थे वो ऐसे किया करते थे। और इसीलिए डेमोक्रेसी जो है उसका ये एक बेसिक प्रिंसिपल सा है कि लोग अपने पसंद का रिलीजन फॉलो कर सकें। देखो, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, इस फ्रीडम में क्या है, हर इंसान के पास में कॉन्साइंस का फ्रीडम है कि वो किसी जो रिलीजन है उसको चूज़ करने, मतलब ही मे और मे नॉट चूज़, वो किसी रिलीजन को चूज़ कर भी सकता है और किसी रिलीजन को चूज़ नहीं भी करे तो ये राइट उसके पास में है। और जिस भी इंसान का वो रिलीजन है, मतलब जिस रिलीजन का भी वो इंसान ना, तो उस इंसान के पास में ये राइट है कि वो अपने जो रिलीजन है उसको प्रोफेस, फॉलो और प्रोपिगेट कर सके। बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशंस इसलिए लगाई गई हैं ताकि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। इसलिए का मतलब हुआ कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये अनलिमिटेड राइट नहीं है। देखो, स्टेट कब इंटरफेयर कर सकता है? स्टेट कैन इंटरफेयर टू रूट आउट सर्टेन सोशल इवल्स, जैसे कि सती, बाइगैमी एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस। आप नर बलि नहीं दे सकते। आप बोल सकते हो कि हमारे रिलीजन में ये प्रैक्टिस होती आ रही है, बट किसी दूसरे इंसान का राइट टू लाइफ हैम्पर हो रहा है ना, तो आप नहीं कर सकते। वहीं कोई इंसान बोल रहा है मेरे को राइट टू लाइफ है बट मैं मरूंगा, तो नहीं, आप नहीं मर सकते अपनी मर्जी से। आप सती नहीं बन सकती, आपको फोर्सफुली कोई सती नहीं बना सकता। ऐसे कुछ सोशल इवल्स हैं, उनको रूट आउट करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, टेंशन बनी रहती है डिफरेंट रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इन सोशल लेवल्स को रूट आउट करने के लिए कुछ लिमिटेशंस या नए रूल्स बना सकती हैं। इसीलिए एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का मैटर ये बना रहता है। और एक इसका एग्जांपल ऐसे कहने को मिल जाता है कि यहाँ पर अपने पास में राइट टू प्रोपगेट है, यानी अपने रिलीजन को फैलाने की अपन को है, राइट है अपने पास में। लेकिन ये राइट तभी है जब हम किसी इंसान को कन्विंस करें, उसको अच्छी अच्छी बातें बताएं उसकी, और वो अपने मन से उस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए। बट बहुत से लोग ये फील करते हैं कि ये जो है ना, क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, या तो भड़काते हैं उनको या फिर उनको मतलब किसी भी टाइप की धमकी देकर और ऐसी वाली जो चीज़ है उसको करवा के कन्वर्ट करते हैं। तो ये फोर्सफुल कन्वर्जन है ना, ये राइट नहीं है आपका। आप पीसफुली अच्छी बातें बता सकते हो उसको, और अगर वो इंसान करना चाहे तो कर सकते हो। आप अपने रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें फैला सकते हो। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं, जिस भी कोने में जाओ वहाँ पे आपको अलग अलग रिलीजन मिल जाएंगे। तो इंडिया इज़ होम टू सेवरल रिलीजन, और ये अपनी एक ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट है वो सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दे। देखो, पॉजिटिवली हम देख सकते हैं कि सब रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दे, बट इसी बात को अगर नेगेटिव वे में हमें देखना हो तो इसका मतलब है कि स्टेट जो है वो किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। और इंडिया है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी अपनी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं। अपन जैसे कुछ कंट्रीज़ होती है वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ होती है, या कुछ कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ होती हैं, या कुछ कंट्रीज़ हिंदू कंट्रीज़ होती होगी, बट जो इंडिया है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। स्टेट मतलब स्टेट की कोई सरकारी स्कूल या सरकारी इंस्टीट्यूशन है ना, तो वो स्टेट वहाँ पर किसी भी रिलीजन के बारे में बातें नहीं फैला सकता, वो किसी भी रिलीजन को नहीं प्रीच कर सकता।
ये इसलिए है चीज़ें ताकि अपने कंट्री की सिक्युलैरिटी जो है वो मेंटेन रह सके। नाउ कम्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखो इंडिया में डाइवर्सिटी भर भर के, ये डाइवर्सिटी अपनी स्ट्रेंथ भी है और इंडिया में डाइवर्सिटी भी है। तो डाइवर्सिटी के चलते इंडिया में कुछ ऐसे सोशल सेक्शंस भी हैं जो बाकी सेक्शंस से छोटे हैं, कम लोग हैं उसके अंदर, तो वो माइनॉरिटीज़ बोलते हैं उनको। साथ ही साथ में ये सिंस अपनी स्ट्रेंथ भी है, तो स्ट्रेंथ है इसलिए अपन को ये जो माइनॉरिटीज़ है ना, इनके कल्चर को, इनकी लैंग्वेज को, इनको प्रोटेक्ट करना भी अपना एक जिम्मेदारी, इसीलिए दिया हुआ है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू मेंटेन देयर कल्चर। हाँ, आर्टिकल 29 में बोला हुआ है कि जो माइनॉरिटी है वो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, उसके साथ में लैंग्वेज और कल्चर भी किसी जगह का, कुछ लोगों का अगर कम है, तो मतलब कम लोगों के अंदर ये लैंग्वेज बोली जाती है या कल्चर बोला जाता है, तो वो भी माइनॉरिटी में आएंगे। एंड दे हैव राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, और उनके पास में राइट है कि वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपना रिलीजन उसको बचा सकें और डेवलप कर सकें। आर्टिकल 30 में बोला हुआ है कि ऑल माइनॉरिटीज़ कैन सेटअप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जिस भी टाइप की माइनॉरिटी है, चाहे रिलीजियस हो, कल्चरल हो, लिंग्विस्टिक हो, वो अपने एजुकेशनल उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती है। और गवर्नमेंट किसी भी मैटर के अंदर ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना माइनॉरिटीज़ के, उन माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। अगर चलो वो एड दे रही है कुछ लोगों को, तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि पर्टिकुलर एक ही जने को एड दे रही है, दूसरे वाले को नहीं दे रही, वो को किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। देन आता है आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको अबॉलिश कर दिया गया, उसकी स्टोरी हम आगे देखेंगे। और अब है आर्टिकल 32, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अभी अपन ने भर भर के फंडामेंटल राइट्स की बात कर ली। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पर इनको सिर्फ लिखना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही इनफ नहीं है, ये हकीकत में आजमा जाए, मतलब इनको एनफोर्सेबल हो, इनको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस्ड एंड डिफेंडेड अगेंस्ट एनी अटैक ऑन देम, तो ये भी उतना ही ज़रूरी है, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता। तो ये डिफेंड कैसे और प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि आपको वायलेशन नहीं होगा, और अगर हुआ तो उसके अंदर जो कोर्ट है वो बीच में आएगी। ये तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है। तो किसी भी इंसान का अगर उनके फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से उनके राइट्स के ऊपर वायलेशन आती ना, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं वो अपने राइट्स को रीस्टोर करने के लिए। और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो ऑर्डर करेगा, वो डायरेक्टिव देगा गवर्नमेंट को कि ये जो राइट है ना, ये इन्फोर्सेबल बने, इसको वापस करवाओ, लागू हो ये उस इंसान को जो जिसका हैम्पर हुआ है। और ये करने के लिए ये ऑर्डर कैसे देता है, ये रिट्स इशू करता है। रिट्स जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मतलब कुछ ऑर्डर देता है। किस किस टाइप के ऑर्डर हो गए, इसमें 5 टाइप के ऑर्डर रिट्स जो हैं वो हम देखेंगे। हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है, देखो कॉर्प्स जो चीज़ है उससे हम लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है बॉडी। तो इससे जो जुडिशरी है ना वो ऐसे बोलती है, इसका मतलब देखो सिंपल से तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें किसी भी इंसान की बॉडी चाहिए, ज़िंदा या मुर्दा। अगर कोर्ट ने वो ऑर्डर दे दिया ना, तो जो भी पर्सन है जिसकी भी हमने हेबियस कॉर्पस की रिट लगाई है ना, उस इंसान को हमें कोर्ट के सामने हाजिर करना होगा, चाहे वो किडनैप हो चुका है, चाहे वो मर चुका है, चाहे उसको दफना चुके हैं, या फिर चाहे उसको जेल के अंदर रख चुके हैं, तो उसको सामने लाना होगा। एक है मैंडमस का मतलब है कि कोई भी अधिकारी है वो अपना जो उसको ड्यूटी है वो उस ड्यूटी को पूरी नहीं कर रहा है, तो जो कोर्ट है कोर्ट उसको ऑर्डर देती है वो काम अपना करने के लिए, ऑर्डर टू परफॉर्म देयर असाइन लीगल ड्यूटी। नाउ कम्स द प्रोहिबिशन कोर्ट्स के अंदर होता है। देखो कोई भी हायर कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को, या हाई कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनको दे सकता है। क्या कब दे सकता है, जब जो लोअर कोर्ट है ना वो अपनी
जो दायरा है उसको न्याय करने का, उस दायरे से आगे बढ़ के करे। अगर अपने ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर जाके कुछ करेगा तो वो वहाँ पे रोक लगाएगा, जो हाई कोर्ट है, मतलब जो हायर कोर्ट है ना, जो बड़ा कोर्ट है, वो उस छोटे वाले कोर्ट पे। देन कम्स क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का क्या मतलब होता है कि कोई ऑफिसर या कोई ऐसा इंसान है, वो एक ऑफिस में किसी ऑफिस की किसी पोजीशन को होल्ड करता है, बट उसके पास में वो जो चीज़ें हैं ना वो है नहीं जिसके लिए जिससे वो उसको होल्ड कर सके, मतलब जो कैपेबिलिटीज़ चाहिए वो नहीं है। तो कोर्ट क्वेश्चन करते हैं कि आप ये जो है इस ऑफिस को एंटाइटल करने के लिए आप होल्ड नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू होल्ड दिस ऑफिस, और इसीलिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। देन आती है सर्शरी। इसका मतलब प्रोविजन से सिमिलर सा होता है। देखो प्रोविजन में तो जो कोर्ट होता है वो आगे जाके अपने जुरिस्डिक्शन से जाके काम करता है, और सर्शरी में क्या होता है, उसने काम किया नहीं होता, वो पेंडिंग होता है, तो जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है वो जो केस है पर्टिकुलर उसको आगे ट्रांसफ़र करने के लिए खुद के पास में। तो ये सारे कुछ मीन्स है जिसकी वजह से क्या इंश्योर होता है कि लोगों की जो राइट्स हैं वो हो। अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अलावा भी देयर आर मैनी अदर मीन्स एज वेल, लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस कमीशंस, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ओबीसी, और एक है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, एनएचआरसी। ये बहुत नाम सुना होगा आपने। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, ये कमीशंस क्या काम करती है, ये यही काम करती कि उन लोगों को पर्टिकुलर राइट मिले और उनके साथ में किसी भी टाइप का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन ना हो। नेक्स्ट कम्स डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उनको पता थी ये चीज़ कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो उसके सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि इक्वालिटी इंश्योर कर सके सबके साथ में, ये भी एक चैलेंज है क्योंकि उस टाइम पे बहुत इनइक्वालिटी थी। तो ऐसे चैलेंजेस को पूरा करने के लिए कुछ पॉलिसी डायरेक्शन की ज़रूरत थी। अब वो ये भी नहीं चाहते थे कि हम कोई पॉलिसी डायरेक्शन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख दी वो चीज़ तो माननी पड़ेगी, तो वो ये भी नहीं चाहते कि ये जो पॉलिसी डायरेक्शन है ना, इनके लिए जो गवर्नमेंट है, फ्यूचर की जो गवर्नमेंट है, वो बाउंड ही हो जाए, वो बाध्य ही हो जाए कि हमें ये करना ही है। ऐसी कुछ पॉलिसीज़ भी लगती, हो सकता है वो कैपेबल नहीं है उस टाइम पे, उस गवर्नमेंट के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं हो कि वो उस चीज़ को कर पाए। तो इसलिए क्या हुआ, कुछ ऐसी गाइडलाइंस इनकॉर्पोरेट करी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई, जो कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं थी। मतलब कि अगर वो नहीं कर रही गवर्नमेंट तो लोग उसके लिए जो कोर्ट है उसमें नहीं जाएंगे। मतलब पीपल कैन नॉट गो टू कोर्ट इफ़ नॉट फुलफिल्ड, यानी वो नॉन जस्टिशिएबल है। अब अगर ऐसा कर ही नहीं सकते तो इसको रखने की क्या ज़रूरत थी, है जो डीपीएसपी, जो ये पॉलिसी डायरेक्शंस हैं, इनको ये रखने की ये ज़रूरत थी क्योंकि ये एक मॉरल फोर्स था। मॉरल फोर्स बिहाइंड दीज वुड मेक द गवर्नमेंट टेक देम सीरियसली। मतलब ये जो पॉलिसी डायरेक्शंस है ना, इनमें कुछ मॉरल कंडक्ट, कुछ एथिक्स की बातें करी गई है। तो ये मॉरल जो काम है ना, इसके पीछे का जो मॉरल फोर्स है वो गवर्नमेंट को फोर्स करेगा कि गवर्नमेंट ये जो पॉलिसी डायरेक्शंस है ना इनको सीरियसली ले। और अगर कभी गवर्नमेंट ने इनको सीरियसली नहीं ली तो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं और गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, दूसरी गवर्नमेंट लगा सकते हैं। तो इसलिए बनाई गई थी सेपरेट लिस्ट ऐसी पॉलिसी डायरेक्शंस की जिनको हम बोलते हैं डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और गवर्नमेंट ने ये ट्राई भी करी है इनकॉर्पोरेट करने की अपनी स्कीम्स में। कैसे, उन्होंने ज़िम्मेदारी अबॉलिशन बिल लेकर आए थे, वो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया था। पहले प्राइवेट बैंक्स हुआ करती थी, अब बहुत सारी सरकारी बैंक भी हैं। पहले आरबीआई भी एक प्राइवेट बैंक हुआ करती थी। फैक्ट्री लॉज लेकर आए कि जैसे कि मिनिमम वेजेस वाला। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो छोटे उद्योग है, मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बढ़ाने की बात करी गई। साथ में रिजर्वेशन दिया गया अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को। राइट टू एजुकेशन लेकर आए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेकर आए। देखो कानून बना था उसी टाइम में, अपने पंचायती राज सिस्टम नहीं थे, वो बाद में आए थे अपने पास में। और पार्शल मतलब राइट टू एम्प्लॉयमेंट वाली जो चीज़ है, राइट टू लाइवलीहुड वाली जो चीज़ है, उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट, पार्शल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स लेकर आए। तो गवर्नमेंट ने ये काफ़ी सारी इनकॉर्पोरेट भी करी है अपनी स्कीम्स में। देखो अब हमें देखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ऐसे तो हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री देख सकते हैं कि ये अल्टीमेटली चाहते तो लोगों का भला ही है, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस है। देखो कैसे,
फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को मना करती है कुछ चीज़ों से, जिनसे क्या हो सकता है, लोगों के राइट्स हैं वो हैम्पर हो सके, रेस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। वहीं पे जो डीपीएसपी है वो गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप ये काम करो। फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, जहाँ की पे जो डीपीएसपी है ना वो इंश्योर करती है पूरी सोसाइटी का वेल बीइंग। तो कभी कभी इस वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जब गवर्नमेंट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है ना, उस टाइम पे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये प्रॉब्लम अरोज हुई थी कब, जब गवर्नमेंट ज़मींदारी राइट्स को अबॉलिश करने के लिए लॉ पास करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि ज़मींदारी राइट्स को अबॉलिश कर देंगे तो जो फंडामेंटल राइट था ना, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 था, उसकी वायलेशन हो रही है। यानी आप तो एक प्रॉपर्टी रख सकते हो, आप उसकी अगर आपको राइट है तो आप ये अबॉलिश कैसे कर सकते हो। बट गवर्नमेंट ने अपने दिमाग में ये ध्यान में रखा, गवर्नमेंट वाइल कीपिंग इन माइंड दैट द सोसाइटियल नीड्स, मतलब किसी सोसाइटी का वेलफेयर, किसी सोसाइटी की जो नीड्स है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। और इस बात को उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया और ये जो डीपीएसपी था इसको इफेक्ट दे दिया, कौन सा, ज़मींदारी, टू अबॉलिश द ज़मींदारी राइट्स। इससे ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये हैम्पर हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत लंबा लीगल बैटल चला गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में और लोगों के बीच में भी। कैसे? देखो, गवर्नमेंट का कहना था कि राइट्स कैन बी अब्रिज्ड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी, यानी जो राइट्स हैं उनको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डीपीएसपी में जो पॉलिसीज़ दी हुई है ना, डायरेक्टिव्स, जो चीज़ें बताई हुई है कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए, उन पॉलिसीज़ को लाने के लिए हम जो राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बट जुडिशरी क्या बोलती है, कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट ऐसे, सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सेक्रेड है, तो उन पे हम किसी भी टाइप की कोई लिमिट नहीं लगा सकते। इवन चाहे वो पूरी सोसाइटी के नीड के लिए ही हो, चाहे वो डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही हो, बट हम उस पर कोई लिमिट नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट का कहना था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे इस केस में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो एक हिंड्रेंस है, एक बाधा है सोशल वेलफेयर के अंदर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास में ज़मीनें थी नहीं, वो दूसरों की ज़मीन पे काम किया करते थे। और कुछ लोग ऐसे थे उनके पास में बहुत ज़मीनें थी, मतलब राजाओं के पास में तो बहुत ज़मीनें हुआ करती थी, वैसे लोगों के पास में थी ही नहीं, इसलिए ज़मींदारी को अबॉलिश करना ज़रूरी था, गवर्नमेंट ऐसे कहती थी। साथ में गवर्नमेंट ऐसे भी कहती थी कि जो पार्लियामेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंडमेंट कर सकता है, उसमें अमेंड कर सकता है, चेंजेस ला सकता है। वहीं पे जुडिशरी थी वो ऐसी बोलती थी कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहाँ से क्या हो, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। तो ऐसा काफ़ी लंबा चौड़ा जो है लीगल बैटल चला और इस कंट्रोवर्सी जो आई थी ना, ये इसको सेटल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, एक केस था, एक केस का कुछ डिसीजन था, उस डिसीजन से, और वो केस था केशवानंद भारती केस। ये केस बहुत फेमस है। इस केस से एक नई चीज़ सामने आई, वो थी कि देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी चेंज इन द पार्लियामेंट। इस केस में इन्होंने ऐसा जजमेंट दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ एसेंस है, उसके कुछ बेसिक फीचर्स है, जो पार्लियामेंट है ना वो जो बेसिक फीचर्स है ना उनको कभी भी अमेंड नहीं कर सकती। देखो, जैसे अपने प्रेम्बल में अच्छे से लिखा हुआ है इक्वालिटी का, अपनी कंट्री में इक्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है और कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक बेसिक फीचर है कि इक्वालिटी सबके पास में होनी चाहिए। तो कल को पार्लियामेंट है वो जाके ऐसे नहीं बोल सकती, अमेंड कर सकता कि हम इक्वालिटी वाली चीज़ को अब हम हटा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगा पार्लियामेंट जहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक फीचर्स है ना उनको प्रॉब्लम हो या उनको चेंज करना पड़े।